तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटी। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें हमने पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का बहुत बेहतरीन चैप्टर। इसके अंदर हमारा ग्रह एवं ग्रहों की गति, जिस चैप्टर को हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके सभी शॉर्ट आंसर्स को कवर किया था। आज हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स को कवर करने वाले, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछे आते हैं। तो इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपसे इस चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण का भी इसी में पूछा गया है और केपलर के नियम भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, जो आपके हर बार कोई ना कोई इस चैप्टर से आपका नियम आता रहता है। कभी आपसे प्रथम नियम, दूसरे नियम अथवा तृतीय नियम में से कोई भी एक नियम पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं डिटेल में बताना। तो पहला मैं इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ कि ग्रहों की गति के संबंध में वैज्ञानिक केपलर के नियम आपको लिखना है। तो वैज्ञानिक केपलर के नियम आपको इसमें लिखकर दिखाना है। तो देखिए, तो ग्रहों की गति के संबंध में वैज्ञानिक केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, वैज्ञानिक केपलर ने आपको 3 नियम बताए थे। तो कौन कौन से नियम? नियम नंबर प्रथम लिखा आपका, देखिए इस प्रकार से। तो नंबर 1 नियम में क्या था आपका, इस प्रकार से देखो, हमारे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या है, इसके ऑर्बिट यानी कि इसकी परिक्रमा में, इसके चारों ओर परिक्रमा कौन हमारे कर रहा है? ग्रह चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसमें पृथ्वी भी है, मंगल भी है, यानी कि बहुत सारे ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिए, केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है अथवा परिक्रमण कर रहा है, जिसके नाभिक पर सूर्य स्थित है। देखिए, केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसके नाभिक पर क्या? सूर्य स्थित है। ठीक है, हमारे केपलर का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। इतना तो आपको इसमें लिखना है, तो आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, इतने सिंपल से। ठीक है, कभी कभी आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है इसकी प्रूविंग, तो इस प्रथम नियम में नहीं पूछता, आपसे सेकंड नियम होगा, उसमें आपसे डेरिवेशन पूछता है कि इसकी प्रूविंग कीजिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, तो पहला नियम आपको केवल इतना रखना है कि केपलर के नियम के अनुसार, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसके नाभिक में क्या? सूर्य स्थित है। हमारे प्रथम नियम कंप्लीट। अब आते हैं केपलर के द्वितीय नियम की ओर। तो देखिए, केपलर के द्वितीय नियम हमारे इस प्रकार से क्या होगा इसमें। तो ये रहा आपका केपलर का द्वितीय नियम। तो देखिए, केपलर के द्वितीय नियम आपको इस प्रकार से लिखा होगा। देखिए, तो केपलर द्वितीय नियम क्या कहता है आपका, केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल कैसी नियंत्रित है, यानी कि जो आपका ग्रह होता है वो समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करता है, यानी कि उसके दूरी बटे समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। तो सूर्य के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रीय चाल का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखिए, केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात उस ग्रह की क्षेत्रीय चाल आपकी कांस्टेंट यानी नियत रहती है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, d/dt बराबर कांस्टेंट हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप डायग्राम को बनाएंगे इस प्रकार से, तो आप द्वितीय में इसका लिखें तो आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जिसमें आपको क्या एक सूर्य बनाना होगा। सूर्य के चारों इसमें से ग्रह जिसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से। तो देखिए, ये आपको मान लीजिए ग्रह अभी ए यहाँ पर था, अब कुछ समय पश्चात एक ग्रह आपका बी, यानी कि उसने इतना क्षेत्रफल आपका यहाँ पर कवर कर लिया, यानी कि उसने डेल्टा थीटा डिस्टेंस टू करके वो आपका ए से बी पर नंबर पर आ गया, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु पर वो पहुंच गया ग्रह। और इसकी त्रिज्या कितनी? आर इसकी यहाँ पर त्रिज्या थी इसमें से। तो उसी प्रकार से आपका लिखा। तो देखिए, अब इसके आगे क्या लिखा, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय चाल के आधार पर अतिरिक्त है। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय चाल के आधार के अतिरिक्त कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि हमारे केपलर का द्वितीय नियम है उसको हम न केवल क्षेत्रीय चाल के रूप में बता सकते हैं, इसके अलावा हम उसको कोणीय संवेग के रूप में भी उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, माना कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसके फोकस पर सूर्य स्थित है, जिसके नाभिक पर कौन स्थित है? सूर्य स्थित है, तथा ग्रह dt समय में बिंदु ए से बी पर पहुंचता, तथा जो आपका ग्रह है वो dt समय यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचने के लिए कितना dt समय उसको लगता है। तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना? d थीटा होता है। तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना? d थीटा होता है। अतः क्षेत्रीय चाल हम जानते हैं क्या होता है, da/dt बराबर कांस्टेंट होता है क्षेत्रीय चाल में। और इसका वक्रीय रूप क्या बनेगा? वक्रीय ट्राइंगल यानी त्रिभुज SAB में। तो देखो, एस हमारा कहाँ पे पोजीशन है? SAB में। तो आपका त्रिभुज SAB में हम इसमें देखने वाले हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तो वक्रीय त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल क्या था? DA बराबर लिखेंगे 1/2 आधार गुणा लंब हमारा होता है। तो आधार हम जानते हैं क्या, इसमें लंब क्या है। तो देखिए, उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसके अंदर वैल्यू को पुट किया, तो डी ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 ऐसे आपका क्या आधार हो गया उसका, और ए बी आपका क्या लंब हो गया। तो देखो 1/2 ऐसे इंटू ए बी हम इसको लिखा। चूंकि हम जानते हैं डी थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कोणीय डी थीटा क्या होगा? कोणीय बे यानी कि कोणीय बे क्या होगा? देखिए,
ए बी अपन हम इसको आर लिख सकते हैं। ए बी अपन हमने इसमें आर लिखा, इसमें कितना कोण बनता है देखिए डी थीटा बराबर हमने इसमें ए बी अपन आर हम जानते हैं पहले से। तो हम यहाँ पे ए बी की मान निकालें तो देखो क्या करेंगे, आर इंटू डी थीटा कर देंगे। आर इंटू डी थीटा क्या, तो हमने इसमें प्राप्त हो गया हमको ए बी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तथा हम जानते हैं कि ऐसी हमारी क्या इसमें त्रिज्या है, ऐसे हमारी क्या इसमें त्रिज्या है। तो समीकरण एक हमने जो मानते इसको हम समीकरण एक मानता। तो समीकरण एक में हमने क्या किया, डी ए बराबर ऐसे का मान कितना रखा, आर रखा। तो समीकरण एक में डी ए बराबर 1/2 ऐसे की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने यहाँ पे आर रखा, और आर डी थीटा किसकी वैल्यू की हमने यहाँ पर, डी थीटा की वैल्यू हमने किसकी वैल्यू की यहाँ पर, ए बी की वैल्यू को रखा आर डी थीटा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, डी ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा इस प्रकार से बना। अब हम इसमें क्या करेंगे, डी टी का सिंपल सा भाग कर देंगे। तो डी ए अपॉन डी टी ले सकते हैं इक्वल 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी लिखा हमने। चूंकि हम जानते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, कोणीय वेग यानी ओमेगा होता है इस प्रकार से। तो हमने ओमेगा बराबर हम जानते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो जैसे हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, यानी समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया। चूंकि हम जानते हैं अब आपको कोणीय संवेग के अनुसार होता है, तो कोणीय संवेग क्या होता है हमारा, जी बराबर कोणीय संवेग को हम जे से प्रदर्शित कर दिए बराबर आई ओमेगा होता है। तो आई की वैल्यू हम जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है, आई आपका जड़ता गुण होगा। तो आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होगा। तो जैसे हमने आर की जगह एम आर स्क्वायर रखा है तो यहाँ बनेगा ओमेगा। तो जे बराबर आर स्क्वायर ओमेगा लिखा है, एम को हमने इसके नीचे रखा, ठीक है। तो जे के नीचे हम एम को लाए तो क्या हो जाएगा, जे अपॉन एम बराबर आर स्क्वायर ओमेगा हो जाए इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 हमने जो समीकरण 2 माना था, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 हमारा यही था ना। समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम इसका मान रखें। तो समीकरण 2 में आर स्क्वायर ओमेगा का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा का मान हम रखेंगे, और डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 जे अपॉन एम हम इसका बन जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि जे अपॉन 2m क्या होगा, हमारे कांस्टेंट की भांति कार्य करेगा, यानी कि नियतांक होगा, एक विमान यानी कि एक नियतांक है। तो जैसे हम इसके यहाँ कांस्टेंट रखें तो क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए इसकी क्षेत्रीय चाल कैसी नियत रहती है, इसकी क्षेत्रीय चाल कैसी होती है, नियत रहती है। इस प्रकार से हमारा द्वितीय नियम प्रूव हुआ। अब देखिए द्वितीय नियम आपसे कभी कभार एक नंबर पूछ सकता है, ठीक है। आपसे कभी कभार एक नंबर पूछ सकते हैं द्वितीय नियम में कि केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछेगा कि केपलर का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, आप क्या कहेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वो आधारित है। इतना समझ गए। अब आते हैं इसके नियम नंबर 3 पर। तो देखो केपलर का द्वितीय नियम क्या बताता है आपको। तो केपलर के थर्ड नियम पर मैं आ गया इसमें, देखिए। तो केपलर का थर्ड नियम आपको सिर्फ इतना से याद करना है, देखिए सिंपल सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है आपका केपलर का थर्ड नियम, याद रखना है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हमारा सूर्य के चारों क्या परिक्रमा, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ए और बी इसकी क्या त्रिज्या है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि आर बराबर हम इसमें निकाल सकते हैं, आर बराबर यानी कि त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी से हम इसकी त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। तो देखो केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसका, सूर्य के चारों परिक्रमण करते हुए ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है। परिक्रमण काल यानी कि टी का वर्ग, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को देखो, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के औसत मान के तृतीय मान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि औसत मान के तृतीय मान, औसत मान का मतलब यानी कि आर का आपको क्यूब कर देना, यानी कि आर का आपको घन कर देना। तो औसत मान के तृतीय मान के, औसत के तृतीय मान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आपका जो है परिक्रमण काल के वर्ग किसके बराबर होता है, आपके जो औसत होती है औसत मान के आर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि औसत मान का घन के बराबर हमारा यह अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम इसमें से अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। इतना हम समझ गए। अभी देखिए ग्रह पर कार्य करने वाला आकर्षण बल, जो आपका ग्रह पर कार्य करने वाला आकर्षण, यानी कि जो ग्रह है सूर्य है वो अपने ग्रह को अपनी ओर खींचता है, तभी यार अपनी ओर खींचेगा तो आपके ग्रह है वो दूर दूर होते आएंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो देखिए ग्रह पर कार्य करने वाला उस आकर्षण बल बराबर हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एम एम लिखा है यानी कि वो आपका किसी पिंड का, बड़े पिंड का द्रव्यमान हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गया, और यानी कि सन हो गया, और सेकंड आपका पृथ्वी हो सकता है। तो देखो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हम लिखा। अब देखिए ग्रह पर कार्य करने वाला वृत्ति बल, यानी ग्रह उस पर क्या वृत्ति बल कार्य करता है, देखो हम जानते हैं एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर का वर्ग, उसके ऊपर वृत्ति बल रूप में कार्य करता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो बल तो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने आकर्षण बल बराबर क्या अभी केंद्रीय बल को हमने यहाँ पर रखा, आकर्षण बल बराबर हमने अभी केंद्रीय बल रखा। तो हमने एफ बराबर क्या रखा है यहाँ पर, एफ बराबर एफ रखे तो एफ की वैल्यू कितनी, जी एम एम अपन आर स्क्वायर रखा, जी एम एम अपन आर स्क्वायर, और अभी केंद्रीय बल कितना एम बी स्क्वायर अपन आर था, तो एम से एम का कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना था, जी एम अपन आर, यहाँ बचा वी स्क्वायर केवल। तो चूंकि हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा हमारा होता है कोणीय वेग, तो ठीक है।
रेखीय वेग बराबर आर ओमेगा यानी कोणीय वेग होता है, तो इतना लिखा हमने। तो जैसे इसमें भी की हम लिखेंगे आर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा जी एम अपन आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बचा हमारा। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना, ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई टी, 2 पाई अपन टी होता है, ओमेगा 2 पाई एन होता है। तो इस प्रकार से ओमेगा का मान हम किस में रखेंगे, आवर्त काल के रूप में हम इसको रखेंगे। तो ओमेगा आर ने 2 पाई अपन टी, इसका वर्ग कर दिया इस प्रकार से। तो जैसे ही इसमें वर्ग किया तो क्या हो जाएगा जी एम अपन आर एम, जी एम अपन आर इक्वल आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका वर्क करें आपने। तो वर्क करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना, केवल जी एम की वैल्यू हम यहाँ से निकालें। तो जी एम बराबर आपको क्या करना, इस आर के मान को यहाँ से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के रूप में हम लिखा। तो टी स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, जी एम को हम इसके नीचे ले आते हैं, देखो। तो टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम लिखा। चूँकि हम जानते हैं कि 4 पाई स्क्वायर और जी एम आपका क्या है, इसमें से पूरा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम रखें यहाँ पर कांस्टेंट। तो जैसे इसमें कांस्टेंट देंगे तो आपको जो टी स्क्वायर किसके समानुपाती हो जाएगा, टी स्क्वायर आपके समानुपाती आएगा आर क्यूब के हमारे इस प्रकार से समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रूविंग कर ली। इस प्रकार से हमने कैपलर के तीनों नियम को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ ले, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन इसमें लिखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको इसमें पूछेगा। कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 5 नंबर, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको इसमें लिखना है, तथा इसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है। यानी कि आपकी आएगी शॉर्ट में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा, अथवा आपको लॉन्ग में आएगा तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपसे पूछेगा। यानी कि आपको जी का मान निकालना आपको आना चाहिए। हम जानते हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं कि जी अब बराबर क्या होता है, जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर, आपको उसको प्रूव करना। तो सिंपल से लिखेंगे न्यूटन का नियम क्या था गुरुत्वाकर्षण का, देखिए लिखेंगे न्यूटन के अनुसार किसी भी दो पिंड, ठीक है, न्यूटन के अनुसार किसी भी दो पिंड अथवा पिंड व किन्हीं भी दो कणों के मध्य सदैव आकर्षण का बल कार्य करता है, सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। कार्य करने वाला यह बल ग्रहों के द्रव्यमानों के गुणनफल, किस पर, ग्रहों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन्हें मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मान लीजिए आपके दो पिंड, एक M1 है M2 है, यानी कि दो पिंड, यानी कि इनका वेट कितना M1 है और M2 है, और एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे। तो उसमें क्या लिखा, न्यूटन के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों पर कार्य करने वाला बल, किन्हीं भी दो पिंडों पर कार्य करने वाला बल F उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों M1 M2 के गुणनफल के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी पे, तथा उनके बीच की दूरी के, देखिए ये दो पिंड इस प्रकार से, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो इसके लिखा 1/r², इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या रेसी प्रोपोर्शनल टू 1/r², हमने उसको लिखा। अब समीकरण 1 व 2 को हम मिला देंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r² लिखा। और जैसे हम यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो हमारा आ जाएगा जी यहाँ पर क्या इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और कभी कभार आपसे 1 नंबर में इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की नियतांक की विमा पूछेगा, अथवा आपसे मात्रक जरूर पूछेगा, अथवा उसका मान पूछ सकता है। तो देखिए जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल के लिए लगाया हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, हमारा इसमें मान आएगा किसका, जी का मान हम समझ गए। अब आपसे 1 या 2 नंबर आपसे पूछ सकता है कि जी की परिभाषा आपसे पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की आपको इसमें परिभाषा बतानी। तो देखो इसकी परिभाषा कैसी है, देखिए सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। तो देखो जी की परिभाषा जब भी आपसे पूछा है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, माना कि दो पिंड है, उनका द्रव्यमान समान है, यानी कि M1 बराबर M2, दो पिंडों का द्रव्यमान है M1 M2 एक दूसरे के बराबर, यानी कि मान इसका 1 किलोग्राम है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी 1 मीटर है। तो आपका जो F का मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली जी के बराबर होगा। इसका हम देखो रख कर दिखाते हैं। जैसे लिखा हमने F बराबर जी M1 M2 अपॉन r²। आपसे बोल रहा है M1 M2 का मान कितना 1, तो लिखेंगे जी मल्टीप्लाई 1 और r की वैल्यू कितनी 1 मीटर, तो नीचे लिखा 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा F बराबर हमारा बचा केवल जी। तो इस प्रकार से हमारा F बराबर जी आ गया। तो लिखेंगे यदि, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, लिखा है यदि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, यानी कि इनका द्रव्यमान केवल 1 किलोग्राम है, यदि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से परस्पर एकांक दूरी पर, यानी कि 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक के बराबर हो जाता है। तो उनके ऊपर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर वो हो जाता है। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, देखिए तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या लिखा इसमें। तो अगला आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण या तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र की आपको स्थापना
करनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की आपसे तीव्रता आपसे पूछ सकता है। तो इसकी परिभाषा आपकी मुख्यतः 2 नंबर में आपसे पूछी आती है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से बताना होगा कि आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी किसी पिंड के ऊपर अपना बल लगा रही है, एफ बल से उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल व उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को हम उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम हमसे उसको जानते हैं, तीव्रता कहते हैं, तथा हम इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अतः आई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या, न्यूटन प्रति किलोग्राम हमारा इसका मात्रक होता है, तथा यह कैसी आपकी सदिश राशि होती है। अब आपसे कहेगा कि इसका सूत्र की स्थापना करो, तो सूत्र की स्थापना आपको इस प्रकार से करनी है कि ये पृथ्वी बनाया, पृथ्वी त्रिज्या आ रही है आपकी, और इसका द्रव्यमान एम ही है, और इससे एक पिंड है, एम द्रव्यमान का पिंड इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है। लिखेंगे माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ही है व इसकी त्रिज्या आ रही है, इतना लिखा आपने, तथा एम द्रव्यमान का कोई एक पिंड, तथा इसका द्रव्यमान कितना, एम द्रव्यमान का कोई एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अतः पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल बराबर कितना, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम ई का मतलब क्या, अर्थ मास यानी कि पृथ्वी का वजन, ठीक है, पृथ्वी का भार, और आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या हमने इस प्रकार से लिखा। चूंकि हम जानते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, आई, अब आई बराबर एफ अपॉन एम लिखा हमने, एफ अपॉन एम लिखा। अब जैसे इसको लिखेंगे तो एफ बराबर लिखेंगे एफ का मान रखने पर, तो एफ का मान हम जानते हैं कि जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा इसका मान होता है। तो इसकी अगर ऐसे हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने पर आपका क्या बचा, आई बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एम, तो एम से एम आपका कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस प्रकार से, तो अंत में हमारा इसमें आंसर आएगा कि आई बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके एग्जाम बेस्ड हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है इस प्रकार क्वेश्चंस की। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।